गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमारा चैप्टर जो है सेकंड वो कंप्लीट हो गया था। आज हम हमारा नेक्स्ट थर्ड चैप्टर न्यायपालिका स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट सर्वोच्च न्यायालय जो है उनका गठन, उनके कार्य और न्यायिक पुनरावलोकन की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कि जो स्टार्टिंग करनी है आपको वो ये बताना है कि भारत के अंदर जो कोर्ट्स हैं, जो न्यायालय हैं, उनमें जो सबसे ऊपर आता है, जो शीर्ष पर जो प्राधिकरण आता है वो है सर्वोच्च न्यायालय। और ये आपको ध्यान रखना है, संविधान के भाग 5 के अध्याय जो 4 है उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसको स्थापित किया गया है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान के कौन से भाग के कौन से अध्याय के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको स्थापित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय, आप सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हैं और उच्चतम न्यायालय भी कह सकते हैं इसको। तो जो उच्चतम न्यायालय है वो सबसे लास्ट अपील का न्यायालय होता है। मतलब निचली अदालतों ने अगर कोई निर्णय दिया है तो आप लास्ट के अंदर जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कर सकते हो। और इनका जो अपीलीय जो क्षेत्र है वो ये लास्ट है। इसके अलावा सिर्फ राष्ट्रपति बचता है जहाँ पर अपील की जा सकती है। बाकी न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध कहीं पर भी कोई अपील नहीं की जा सकती है। फिर जो भी राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उच्च न्यायालय ने अगर कोई फैसला दिया है तो उनके खिलाफ ये अपील सुनता है। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फिर से ध्यान रखना है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो उद्घाटन हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसके बाद से अभी तक आप देखें तो 24,000 से भी अधिक निर्णय जो हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जा चुके हैं। ठीक है। और वर्तमान जो सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायाधीश हैं 46वें, वो रंजन गोगोई हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। सबसे फर्स्ट, न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की जाती है तो उसके अंदर विधायिका जो है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है, जिससे कि जब भी नियुक्तियां हों तो जो दलगत राजनीति है उसकी कोई भी भूमिका नहीं रहे। ठीक है। सेकंड, न्यायाधीश जो है उनका जो कार्यकाल होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है। मतलब जब तक वो सेवानिवृत्त नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। केवल महाभियोग की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जाता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर समझा दिया था, पिछले लेक्चर के अंदर समझा दिया था। तो कार्यकाल जो है वो निश्चित होता है। थर्ड, न्यायाधीश जो होते हैं उनको केवल विशेष परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है, अन्यथा इनके कार्यकाल में कोई भी कमी नहीं की जा सकती, जिससे कि बिना भय के, बिना भेदभाव के, पक्षपात के वो कार्य कर सकें। ऐसा इसलिए किया गया है। ठीक है। फिर जो न्यायपालिका होती है वो विधायिका और कार्यपालिका पर वित्त के लिए निर्भर नहीं है, मतलब कि पैसे के लिए कोई निर्भर नहीं है। न्यायाधीशों के जो वेतन होते हैं, जो भत्ते होते हैं, उनकी स्वीकृति के लिए, मतलब विधायिका जो है उसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं होती है। तो ये संचित निधि जो होती है वहाँ से इनको वेतन भत्ता मिलता है। तो विधायिका की स्वीकृति इसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, न्यायाधीश जो हैं उन्होंने जो भी निर्णय दिया है या जो भी कार्य वो करते हैं उनकी आप व्यक्तिगत आधार पर आलोचना नहीं कर सकते हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि इन्होंने कोई भी निर्णय दिया है तो वो पर्सनल ग्राउंड पर दिया है या कोई पक्षपातपूर्ण निर्णय दिया है, इस टाइप का आप कुछ नहीं कह सकते हो। अगर आप ऐसा कुछ कहते हो तो उसको न्यायालय की अवमानना माना जाता है। ठीक है। फिर अगर आप न्यायालय की अवमानना करोगे तो न्यायालय जो है उसको दंडित करने का आपको अधिकार है, वो आपको ज़रूर दंडित करेगी अगर आप उसकी अवमानना करते हो। नेक्स्ट, संसद जो है वो न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जबकि संसद के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो लाया गया हो, तभी आप उसके आचरण पर, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है प्रक्रिया वो आती है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यायाधीशों को पद से हटाना।
वैसे देखो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट फिर से एक बार आप देख लेंगे इसको। जो सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कदाचार साबित होने, कदाचार मतलब गलत आचरण करने या अयोग्यता की दशा में संसद की एक विशेष बहुमत की स्वीकृति होने पर हटाया जा सकता है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है इसको महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। अब तक संसद के द्वारा किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए केवल 2 प्रस्ताव जो हैं वो विचार के लिए आए हैं। इसमें क्या होता है, देखो इस मामले में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है उसका पारित होना ज़रूरी होता है। मतलब अगर पक्ष में मतदान किया गया है 2/3 सदस्यों द्वारा तो ही उस न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रस्ताव की जो प्रस्ताव है उस पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता। अगर आप महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध ला रहे हैं तो 14 डेज पहले उनको सूचना देनी आवश्यक होती है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि फरवरी 2009 में फैब 2009 के अंदर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो थे उनका नाम था सौमित्र सेन। ये आपको ध्यान रखना है, ये बुक में नहीं है लेकिन ये विशेष में आपको ज़रूर लिखना है कि सौमित्र सेन जो है उनके विरुद्ध राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उनको हटाने के लिए ये प्रस्ताव जो था वो लाया गया था, ठीक है। फर्स्ट तो ये है सौमित्र सेन के विरुद्ध में लाया गया था। और जो सेकंड है इसका वो है 1992 व 1993 में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे महान्यायवादी वी रामास्वामी, इनके विरुद्ध में महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी संसद में। तो ये सौमित्र सेन और वी रामास्वामी इन 2 के विरुद्ध में महाभियोग का प्रस्ताव आया है, बट ये पारित नहीं हुआ है, बुक में नहीं है, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये न्यायाधीश जो है उनको पद से हटाने की प्रक्रिया है। बाकी अब जो इसकी संरचना है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानकारी दूँगी। थैंक यू।